सावित्री देवी का छोटा बेटा राजीव दूसरे शहर में नौकरी करता था। वो जानता था कि उसकी माँ सावित्री देवी उसकी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी, इसलिए उसने विशाखा से लव मैरिज की और आज वो विशाखा के साथ अपने घर वापस लौटा था। राजीव की माँ सावित्री देवी अपनी बड़ी बहू लक्ष्मी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, क्योंकि लक्ष्मी एक गरीब घर की लड़की थी। लक्ष्मी स्वभाव से सीधी साधी थी, पर शादी के बाद इन 2 सालों में सावित्री देवी ने उसे एक दिन चैन से जीने नहीं दिया। ओ, तू ये आरती का थाल सजाकर किसकी आरती उतारने जा रही है? माँ जी, वो देवर जी शादी करके आए हैं तो उनकी कोई जरूरत नहीं आरती उतारने की। इसने मुझसे पूछकर शादी नहीं की, ये भी बड़े की तरह निकला। पहले बड़ा तुझे ब्याह कर ले आया और अब ये छोटा इसे ब्याह कर ले आया है। एक भिखारिन की कमी थी जो ये दूसरी ब्याह लाया है। सुनिए, लगता है यहाँ हमें अंदर आने के लिए कोई नहीं कहेगा, हमें खुद ही अंदर चलना चाहिए। ये हमारा घर है, हमें किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा जैसे ही अंदर आने लगती है, सावित्री देवी उसका रास्ता रोक देती है। मेरी इजाजत के बिना तू इस घर में नहीं घुस सकती। मैंने पहले ही तुझे बोल दिया था राजीव कि मैं जो लड़की तेरे लिए पसंद करूंगी तू उससे शादी करेगा, पर तूने मेरी बात को नहीं माना। अब मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। माँ, विशाखा को बिना जाने तुम इस बारे में गलत कैसे बोल सकती हो? अगर तुम नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें तो हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर लगता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। जैसे ही सावित्री देवी विशाखा को थप्पड़ मारने लगती है, विशाखा सावित्री देवी का हाथ पकड़ लेती है। मैं लक्ष्मी भाभी नहीं हूँ जो आपकी ये जुल्म सह लूंगी। मैं विशाखा हूँ, आज की दबंग औरत। मुझे नादान समझने की भूल मत करना माँ जी। आगे से हटिए, मुझे अपने कमरे में जाना है। चलो राजीव, मुझे अपना कमरा देखना है। विशाखा अपनी सास सावित्री देवी को साइड करके अंदर चली जाती है। राजीव जानता था कि अगर उसकी माँ को कोई सीधा कर सकता है तो वो उसकी पत्नी विशाखा है। अब वही उसकी बड़ी भाभी को भी माँ के जुल्मों से आजाद करवाएगी और इस घर को बिल्कुल ठीक करेगी। कुछ देर बाद विशाखा रसोई में जाती है। अरे भाभी, आज खाने में कुछ नहीं बना, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और राजीव भी खाना मांग रहे हैं। माँ जी ने भंडार घर को ताला लगा दिया है, अगर मैं उनसे चाबी मांगने जाऊंगी तो वो मुझे नहीं देंगी। कैसे नहीं देंगी? मैं अभी लेकर आती हूँ। विशाखा सावित्री देवी के कमरे में जाती है और चाबी मांगती है। माँ जी, घर में खाना नहीं बना है, मुझे भंडार घर की चाबी चाहिए। नहीं दूंगी चाबी, रहो तुम सब भूखे। मतलब आप चाबी नहीं दोगे? हाँ, नहीं दूंगी चाबी। ठीक है, अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। विशाखा राजीव के पास जाती है और ताले को तोड़ देता है। अब विशाखा भंडार घर में नया ताला लगा देती है और चाबी अपने पास रख लेती है। जब खाना तैयार हो जाता है तो बड़ी बहू लक्ष्मी सास को खाना देने के लिए जाती है। माँ जी, खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ नहीं खाना, ले जा यहाँ से। माँ जी, खाना खा लीजिए, वरना पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। मर नहीं जाऊंगी बिना खाए, कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं करेगा। लक्ष्मी विशाखा दोनों कमरे से बाहर आ जाती हैं। अगले कुछ दिन तक सावित्री देवी अपनी मनमानी करती रही। लक्ष्मी और विशाखा आपस में हंस बोलकर बात करती तो सावित्री जलन से भर जाती। विशाखा के आ जाने के बाद सचमुच लक्ष्मी के चेहरे पर खुशहाली आ गई थी, क्योंकि अब उसे अपनी सास के जुल्मों को सहना नहीं पड़ता था। ये विशाखा का तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे दामाद जी को बुलाना ही होगा। अगले दिन लक्ष्मी रसोई में खाना बना रही थी। विशाखा और राजीव बाजार गए हुए थे। पीछे से सावित्री देवी की बेटी सुमन और दामाद रोशन आ जाते हैं। माँ, तुमने जैसे ही बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम 2 दिन से भूखी हो, हम फौरन अगली ट्रेन पकड़ कर आ गए। माता जी, ऐसा कैसे हो गया? आप तो सूखकर लकड़ी हो गए हो। क्या आपकी बहू ने आपको रोटी देनी बंद कर दी है? बस यही समझ लो दामाद जी कि जब से छोटी बहू आई है तब से मेरा दाना पानी इस घर में खत्म हो रहा है। मैंने आपको अपनी मदद के लिए ही बुलाया है। कुछ भी करके इस विशाखा को इस घर से बाहर निकाल दो। माता जी, आपको मैंने कब से बोला हुआ है, आप अपनी ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। उसके बाद आपको इस घर में किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस घर का मालिक मैं बन जाऊंगा और मैं तो आपके बेटे की तरह ही हूँ। मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप ये काम जल्दी ही निपटा लो। माँ जी, खाना तैयार है तो लगा देना। देख नहीं रही कब से दामाद जी और सुमन भूखे हैं, सफर करके आए हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे ये रोटी में देसी घी क्यों नहीं लगा है? माँ जी, देसी घी खत्म हो गया है। क्यों? राशन तो कल आया था। राशन में देसी घी लिखवाना भूल गई थी। सावित्री देवी गुस्से उठती है और जोर से लक्ष्मी को चाटा मारती है। तभी विशाखा और राजीव आते हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? भाभी पर हाथ क्यों उठा रहे हो? भाभी की गलती क्या है? गलती यही है कि तुम दोनों बहुएं जब से इस घर में आई हो मेरा जीना हराम हो गया है। कान खोलकर सुन लो, अब मैं अपनी सारी जायदाद अपने दामाद जी के नाम कर रही हूँ। माँ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें पता है ना, जीजा जी को बस पीने खाने से मतलब है। ये सारा पैसा उजाड़ देंगे। माता जी, ऐसा है, यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम दोनों जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया था। चलो सुमन। अरे ऐसे कैसे दामाद जी, रुकिए। मैंने वकील साहब से पेपर बनवा कर रखे हुए हैं, बस उन पर आप साइन कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। मैं लेकर आती हूँ। सावित्री देवी अंदर से जायदाद के कागज लेकर आती है। अचानक उसके सीने में दर्द हो जाता है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी, आप ठीक तो हो? विशाखा, मैं पड़ोस के डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सुमन, ये बुढ़िया तो स्वर्ग सिधार जाएगी, जायदाद हमारे नाम होने से रह जाएगी। जल्दी से बुढ़िया के साइन ले लेते हैं। मैंने कहा दूर हटो, तुम्हें दिख नहीं रहा माँ जी की तबीयत खराब है और तुम्हें साइन की पड़ रही है? अरे अगर अभी हट गए तो हमारे हाथों से ये जायदाद चली जाएगी। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतनी देर में राजीव डॉक्टर को लेकर आ जाता है। विशाखा और लक्ष्मी पर रोशन हाथ उठा रहा था। राजीव उसकी खूब पिटाई करता है और घर से धक्का दे देता है। इतनी देर में सावित्री देवी की तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अब एक काम करना, कल इन्हें मेरे क्लिनिक पर ले आना, मैं इनके सारे टेस्ट कर लूंगा। सुमन और उसका पति रोशन वहां से चले जाते हैं। सावित्री देवी को अब अकल आ चुकी थी कि उसके दोनों बेटा बहू उसको कितना प्यार करते हैं। तभी बड़ा बेटा अजीत भी आ जाता है और उसे सारी बात पता चलती है। माँ, तुम बड़ी हो, हम तुम्हारे आगे कभी नहीं बोलते, पर ये बात मैं तुम्हें कब से समझा रहा था कि रोशन पर विश्वास मत करो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ फिर गई थी कि मैं अपने हीरे जैसी बहुओं को नहीं पहचान पाई। लक्ष्मी बहू, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, मुझे माफ कर दो। और विशाखा बहू, तुम तो इस घर में नई नई आई थी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया।
उस रोशन को तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। सुमन की तो मैं अच्छे से खबर लूंगी। मेरी बेटी होकर अपने पति का साथ दे रही थी। लक्ष्मी जानती थी कि वो अकेले कभी भी ये लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। विशाखा के आ जाने के बाद ही घर में सब कुछ ठीक हुआ। लक्ष्मी और विशाखा दोनों के चेहरे पर खुशी थी। 13 साल की हम उम्र 3 सहेलियां निधि अपनी सहेली प्रीति और सोनम के साथ एक पार्क में खेल रही थी। तभी निधि झूले से गिर जाती है और उसके माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। आह आह, अरे तू ठीक तो है ना पागल? आराम से झूलती तो चोट नहीं लगती। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तुम दोनों सहेलियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक गॉड कि मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अब मुझे बहुत भूख लग रही है सोनम। तेरी मम्मी आलू के पराठे बड़े अच्छे बनाती है। हमें अपने घर ले चल और आंटी के हाथ के पराठे खिला दे। हाँ हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है। वो दोनों उनके घर आती है जहाँ सोनम की माँ उन्हें बहुत प्यार करती है और गरम गरम आलू के पराठे अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती है। तभी निधि की माँ शालिनी उनके घर आती है जो कि बहुत ही अमीर और घमंडी होती है। वो निधि से कहती है, निधि बेटा तुम इन गरीबों के घर क्या कर रही हो? ये लोग गरीब हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। कहीं तुम्हें अजीब खाना बनाकर खिला दिया तो फिर तो तुम बीमार हो जाओगी। ये सब चाहते ही यही है कि अमीरों के बच्चे बीमार पड़े रहे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथों के आलू के पराठे खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। आप भी खाकर देखो। मुझे इन गरीबों का खाना नहीं खाना और नहीं तुम्हें खाना चाहिए। और तुम प्रीति बेटा, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना डांटेगी। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। ओहो, अब तो हमें जाना पड़ेगा। बाय आंटी, बाय सोनम। इसके बाद दोनों बच्चियां शालिनी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल सोनम बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जहाँ उसकी दोस्ती निधि और प्रीति से हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ तीनों का खेलना कूदना भी एक साथ होता था। ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों ही लड़कियां अपनी 12वीं पूरी कर लेती हैं। सोनम, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ तो कहो ना। बात यह है सोनम कि हम दोनों के मम्मी पापा हमें फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। काश कि तू भी हमारे साथ आ सकती। तुम तो जानती हो ना मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मुझे प्राइवेट स्कूल से 12वीं कराई है। अब आगे की पढ़ाई कराना उनके लिए मैटर नहीं करता और मेरे मम्मी पापा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार? हम विदेश जा रहे हैं और यहाँ तेरी शादी हो रही है। आंटी के हाथ के पराठे, हमारा साथ में घूमना, बातें करना, साथ में हंसना रोना, ये सब हमें बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी बहुत आएगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अगर हो सके तो विदेश से लौट कर आओगी तो मिल जरूर लेना मुझसे। अगले दिन प्रीति और निधि फ्लाइट से अब्रॉड चली जाती हैं तो वहीं सोनम के हाथ अपने सजना के नाम की मेहंदी लग रही थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले लेती है। सोनम की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण कंजूसी का व्यवहार करती थी। एक दिन सोनम जब दिन का खाना बनाने रसोई में जाती है तो उसकी सास कुंती उससे आकर कहती है, ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना क्यों बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? माँ जी 2 कटोरी सब्जी रखी हुई है लेकिन वो बासी है। आप रात की सब्जी खाओगे क्या? इसीलिए खाना बनाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। इस 1 कटोरी से मैं और तू थोड़ी थोड़ी खा लेंगे और 1 कटोरी तू मेरे बेटे सुधीर के लिए रख दे। माँ जी लेकिन आज उनकी छुट्टी है और वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उस नालायक बेटे ने अभी महीने की तनख्वाह लाकर मुझे नहीं दी जो मैं उसे ये सब पकवान खिलाऊं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। जी माँ जी। अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस है, रात की सब्जी खाने को कह रही है। अब किन ख्यालों में खोई है? जा रात की सब्जी गर्म कर दे और 4 रोटी लगा ले उसके साथ। कुंती इसी तरह सोनम बहू से बहुत ही कंजूसी और हिसाब से खाना बनवाती, लेकिन कुंती को कुछ भी कहने की हिम्मत न तो सोनम में थी और न ही उसके पति सुधीर में। अगर कभी सोनम से कुछ गलती हो भी जाती तो कुंती उसे दुनिया भर की बातें सुना देती। दिन पर दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही कंजूसी आ गई और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। फिर कुंती सोनम से कहती है, अरे मोरी मैया, खाली पेट तो मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अरे सोनम बहू, एक काम कर, लाला की दुकान से जाकर कुछ राशन उधार ले आ, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा, जो अब ये दिन देखना पड़ गया। अब जल्दी जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सोनम लाला की दुकान पर जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर गाउन पहनी 2 लड़कियों से होती है। उसके हाथ में पकड़े हुए दाल चावल जमीन पर गिर जाते हैं, साथ ही उन लड़कियों के तोहफे भी उन पर गिर जाते हैं। एक तो वैसे ही सामान इतनी मुश्किल से मिला है और अब उसे भी गिरा दिया। अरे सोनम, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? और क्या तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तू इतना सा राशन लेकर जा रही है? हाँ, दरअसल वो उनका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए थोड़े पैसों की तंगी हो गई है। लेकिन तुम दोनों इस गाँव में कैसे? हम दोनों तुमसे ही मिलने आई है यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई। चलो आओ, मेरे ससुराल आओ मेरे साथ। उसके ससुराल की हालत देखकर निधि और प्रीति सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो सोनम के घर से भी ज्यादा गरीब है, पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगी। देखिए माँ जी, कौन आए हैं? ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती रसोई में आकर सोनम से कहती है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं, इस चाय में तू और पानी मिला। वैसे भी तेरी सहेलियां अच्छा खाना ही खाती होंगी, अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खा लेंगी तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? जी माँ जी। और ये बिस्कुट भी कम कर, सिर्फ 4 ही ले जा, 2 खा लेंगे दोनों। माँ जी अब आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए। तभी निधि चुपके से ये सब देख लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ देर बाद सोनम उनको चाय देती है जिसे पीकर वो कहती है, अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। अच्छा वैसे कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे। अच्छा ससुराल है मेरा, पति और माँ जी मुझे बड़ा प्यार करते हैं।
बस कर सोनम, कितना झूठ बोलेगी। अभी अंदर तेरे साथ तेरी सास ने जो हरकत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है हमें पता चल गया। तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है जैसे भी है, अब यही मेरा घर है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ, माँ जैसा तो नहीं बना पाई लेकिन फिर भी कोशिश की है। वो दोनों पराठे खाकर खुश हो जाती हैं। तभी वहां कुंती आ जाती है। अरे मोरी मैया, कि आलू के पराठे कब बनाए? आलू कहीं खत्म तो नहीं कर दिए? जरूर ज्यादा ज्यादा आलू भरे होंगे तूने। माँ जी, पड़ोसन से आलू उधार लेकर आई हूँ। उस उधार को तेरा बाप चुकाएगा क्या कर? अब बस भी कीजिए माँ जी, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गरीबी है लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बर्ताव तो मत कीजिए। और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, नहीं तो कंजूसी के चक्र में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। माफ कर दो बच्चों, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पति की मौत के बाद गरीबी के जंजाल में ऐसी फंसी की कंजूसी को ही आदत बना लिया, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा अब हम चलते हैं माँ जी। नहीं रुको बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, अपना सगुन तो लेती जाओ। कुंती बक्से में से 2 साड़ियां निकालकर उन दोनों को देती है। वही निधि और प्रीति 50,000 की रकम सोनम को मदद के तौर पर देती हैं, जिससे उसका पति अपना काम खोलता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं और घर की हालत अब काफी अच्छी हो जाती है।